कैसे हो दोस्तों। पिछले सेशन में अपने देखा था कि सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए या यूं बोले फर्स्ट ग्रेड मैथ्स के लिए जो अपना सिलेबस कैसा होगा, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, ये अपन ने पिछले सेशन में देखा था। साथ ही मैंने ये बताया था कि सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए देखिए, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की यदि बात करें तो यदि अपन उस मैथमेटिक्स के पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो मैंने बताया था कि आप इसमें इसमें 2D जिसको बोलते हैं द्विविम निर्देशांक ज्यामिति, 3D जिसको बोलते हैं त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, और एक टॉपिक बताया था मैंने अवकलन, अवकलन, और एक टॉपिक बताया था मैंने क्या, समाकलन। यहां पर तो देखिए कहने का अर्थ यह है, यदि आप 11th और 12th का या यूं बोल सकता हूं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के जो अपने पास जितने भी सिलेबस के टॉपिक है, अपने जो अपने आरपीएससी से जारी किया गया जो सिलेबस है, वो तो कल वाला जो तो वो जो पहले था वो तो पुराना था, आया नया सिलेबस अभी जारी हो जाएगा। हो सकता है जैसे जुलाई अगस्त के सितंबर के जुलाई अगस्त के महीने में जारी हो जाए। तो उसी में वो जो सिलेबस होगा उस सिलेबस में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बात करें तो इनमें से यदि ये चार टॉपिक अपने बहुत ही बढ़िया क्लियर कर लेते हो तो आपका सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का टॉपिक जो टॉपिक है, जो आपका पोर्शन है, उस ये इतना इतना हो जाएगा कि इसमें से आपके 40 से 50% क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे यहाँ पर ही। अब बात करते हैं सेकेंडरी की 10वीं क्लास की या सेकेंडरी लेवल की बात करते हैं तो देखिए सेकेंडरी लेवल पर तो जो स्टूडेंट सेकंड ग्रेड मैथ्स का या फर्स्ट ग्रेड मैथ्स का पेपर देता है तो सेकेंडरी लेवल के सारे क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, वो सभी बच्चे उस टॉपिक को कवर करते हैं यहाँ पर। अभी बात आती है कि सीनियर सेकेंडरी की, तो सीनियर सेकेंडरी में अपन ज्यादा से ज्यादा इन टॉपिकों के ऊपर पहले फोकस करेंगे। द्विविम निर्देशांक ज्यामिति, त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, अवकलन है, और अपने पास क्या होगा, समाकलन। ये चार टॉपिक है, इन चार टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे अपन यहाँ पर। इसमें ये वाला जो टॉपिक है द्विविम निर्देशांक ज्यामिति, द्विविम निर्देशांक, द्विविम विम निर्देशांक ज्यामिति, जो ये द्विविम निर्देशांक ज्यामिति 11th क्लास का टॉपिक है। त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति अपना क्या 12th क्लास का टॉपिक है भाई। यहाँ पर 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री बोलेंगे। तो जो द्विविम निर्देशांक ज्यामिति है देखिए ये थोड़ा सा जटिल टॉपिक है, कठिन है। इसमें अपने पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, सर्किल होगा, वृत्त होगा, परवलय होगा, दीर्घवृत्त होगा, अति परवलय होगा यहाँ पर। तो इसमें क्रम से सारे टॉपिक लेंगे। और बीच में आपको ये कहना चाहूंगा कि जितने भी अपन यहाँ टॉपिक क्लियर करेंगे उन टॉपिकों के उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी अपन सोल्व करेंगे यहाँ पर। इनसे जुड़े हुए जैसे अपन कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे उन टॉपिकों पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। और साथ में यदि आप चाहते हैं कि मुझे इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मिले तो आपको आपको यहाँ पर ये जो अपन बोर्ड वर्क होगा, जो अपने क्वेश्चंस होंगे उनकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। यदि आप चाहेंगे तो आपको पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो देखिए आज के सेशन में केवल अपन पढ़ेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे द्विविम निर्देशांक ज्यामिति। अब देखिए द्विविम निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले अपन देखते हैं क्या कि एक होता है शंकु परिच्छेद होता है भाई यहाँ पर, शंकु परिच्छेद, शंकु परिच्छेद यहाँ पर, शंकु परिच्छेद का समीकरण सबसे पहला बिंदु होगा अपना इसमें। शंकु परिच्छेद का समीकरण क्या होता है देखिए, ये जो टॉपिक है आपका जो बीएससी फर्स्ट ईयर आज का ये जो इस साल से क्या कर दिया कि बीएससी फर्स्ट ईयर को भी, बीएससी फर्स्ट ईयर से भी सेमेस्टर सिस्टम चालू कर दिया है भाई यहाँ पर। ये तो ये जो शंकु परिच्छेद है आपको उसमें फर्स्ट ईयर में त्रिविम निर्देशांक की ज्यामिति की जो बुक है वहां भी इसको पढ़ने को आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसका जो समीकरण होता है ना इसका, उसे बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर 2gx और 2fy एंड प्लस सी इज इक्वल 0। ये समीकरण कहलाती है शंकु परिच्छेद का व्यापक समीकरण कहलाता है भाई। शंकु परिच्छेद का व्यापक समीकरण कहलाता है। इस समीकरण से अपने चार अलग अलग टॉपिक निकलेंगे। एक तो निकलेगा अपने पास में वृत्त निकलेगा, दूसरा निकलेगा परवलय बनेगा, परवलय बनेगा, तीसरा निकलेगा अपना दीर्घ वृत्त होगा, दीर्घ वृत्त होगा, और चौथा होगा अपना अति परवलय होगा भी यहाँ पर। ये इस जो अपने पास जो शंकु परिच्छेद की समीकरण है, इस समीकरण से चार ये टॉपिक होंगे। और ये चार ये टॉपिक है ना, ये जो अपने, और इसके साथ में एक स्ट्रेट लाइन का थोड़ा टॉपिक अलग है, वो अपन इनके बाद में वाले से बाद वाले सेशन में अपन देख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो चारों के चारों जो टॉपिक अपने, चारों के चारों जो टॉपिक है ना वो इस इक्वेशन से बनेंगे भाई अपने चारों के चारों टॉपिक यहाँ पर। ठीक है ना। तो अब बात करें अपन यहाँ पर ये जो शंकु परिच्छेद है, इस शंकु परिच्छेद में कौन सी कंडीशन में तो अपने पास क्या वृत्त बनता है अभी,
कौन सी कंडीशन में अपने पास परवलय बनता है भी, कौन सी कंडीशन में अपने पास दीर्घवृत्त बनता है, और कौन सी कंडीशन में अपने पास क्या बनेगा, अति परवलय बनेगा। इस अपने पास में जो कोनिक सेक्शन है, शंकु परिच्छेद की समीकरण है, उस समीकरण से ये कब कब बनेंगे ये कैसे देखेंगे पहले यहां पर। अब यदि मैं बात करूं कि यदि जो अपने पास ये इक्वेशन दे रखी है, यदि इस इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू यदि मैं इक्वल कर दूं, ए और बी की वैल्यू अपने पास, ए और बी जो अपने पास ये गुणांक है, ये एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का जो गुणांक है, इस गुणांक में ये जो वैल्यू यदि बराबर हो और एच की वैल्यू यदि 0 हो जाती है, तो ये पूरी समीकरण अपने पास क्या बन जाएगी, वृत्त के समीकरण में चेंज हो जाएगी। ये समीकरण बन जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx और 2fy एंड प्लस का c। इस समीकरण में ये कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले वृत्त में क्या आता है कि वृत्त का पहला बिंदु ये होता है कि वृत्त की समीकरण कैसी होती है, कौन से केस में इस अपने पास जो शंकु परिच्छेद है, इस शंकु परिच्छेद से वृत्त बनेगा, कौन सी कंडीशन में अपने पास क्या बनेगा, परवलय बनेगा, कौन सी कंडीशन में दीर्घवृत्त बनेगा, कौन सी कंडीशन में अपने पास अति परवलय बनेगा। तो बात करें अपन सर्किल की, वृत्त की, तो वृत्त बनने के लिए इस ये जो समीकरण है, इस समीकरण में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और वाई स्क्वायर का जो गुणांक है, ये गुणांक दोनों इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, समान होने चाहिए। और ये जो एच की वैल्यू 0 होगी, उसी केस में यहां पर क्या बनेगा, अपना वृत्त बनेगा, सर्किल बनेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन गया क्या कि शंकु परिच्छेद में कौन सी कंडीशन से वृत्त बनता है। आपके चार ऑप्शन आ गए। तो पहली कंडीशन आपकी ये होगी, ए और बी दोनों बराबर होंगे और एच की वैल्यू 0 होती है। उस केस में ये जो समीकरण है, ये जो इक्वेशन है, आप इसको वृत्त में कन्वर्ट कर दोगे भी। ठीक है भी, देखिए कुछ नहीं है, सिंपल सा है। आप थोड़ा सा देख कंटिन्यूटी बनाए रखिए, आपको धीरे धीरे सारे टॉपिक क्लियर होंगे। धैर्य से आप काम करिए, कंटिन्यूटी में आप पढ़िए, इसको नोट्स बनाते रहिए, रेगुलरिटी रखिए, आप कहीं दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो अपने पास शंकु परिच्छेद है, इस शंकु परिच्छेद में अपने पास में ये दोनों वैल्यू बराबर है और एच की वैल्यू 0 होगी। उसी केस में अपने पास क्या बनेगा, वृत्त बनेगा भाई यहाँ पर ये। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्या कि ये जो वृत्त है ना, ये क्या है, कैसे बनता है वो देखते हैं। देखिए, तो वृत्त के लिए क्या आता है, देखिए एक तो होता है अपने पास क्या, फिक्स पॉइंट होता है, निश्चित बिंदु होता है। उस बिंदु को बोल दिया आपने ए और बी बोल दिया भाई, यहां पर ये लीजिए। ठीक है, एक इस बिंदु से यहां से ले लिया अपन ने, एक निर्देशांक ले लिया बी, इसको जैसे मैं ओ बोल दूं और इसको ए बोल दिया भाई यहां पर। तो ये जो अपने पास डिस्टेंस आ रही है, ये जो डिस्टेंस आ रही है, ये अचर डिस्टेंस है, चेंज नहीं हो रही है, स्थिर है। यहां से इससे होता हुआ आप यहां से एक इस प्रकार से यूं मूव करता हुआ एक यहां पर एक पथ बनाएंगे इस प्रकार से, तो ये सर्किल बनेगा। यानी किसी स्थिर बिंदु से ये अपने पास, ये तो स्थिर बिंदु है जिसको क्या बोलेंगे, वृत्त का केंद्र बोलेंगे। और ये अपने पास ये बिंदु आ गया, तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस तो कहलाती है भाई आर कहलाती है। और ये जो बिंदुओं का जो पथ बन गया, इस पथ को क्या बोलते हैं भाई, अपन यहां पर बोलते हैं इसको परिधि बोलते हैं भाई यहां पर। तो ये तो अपना सिंपल सा बेसिक जानकारी हो गई कि वृत्त क्या होता है, कि एक तो फिक्स पॉइंट होगा, एक निश्चित बिंदु होगा, उस निश्चित बिंदु से बिंदु से कोई दूर डिस्टेंस पर, किसी दूरी पर एक बिंदु स्थित होगा, उनके बीच की दूरी चेंज नहीं होगी, अचर होगी, फिक्स होगी। यहाँ पर ये दूरी भी, ये सारी दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी, समान होंगी यहाँ पर। ठीक है, और इनसे ये जो पथ बनेगा, ये पथ क्या कहलाएगा, वृत्त की परिधि। और ये जो शेप बने हुए से बोलूंगा मैं क्या, वृत्त बोलूंगा, सर्किल बोलूंगा भाई यहाँ पर ये। ठीक है, तो देखिए पर आगे देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे अपने पास में यहाँ पर मैं बोलूं कि ये अपने पास एक वृत्त बन गया, ये एक वृत्त बन गया भाई यहाँ पर। ये क्या बन गया, अपना सेंटर, जिसको अपन सेंटर बोलते हैं। इसके निर्देशांक बोल दिए मैंने ए और बी। इसकी परिधि पर एक बिंदु लिख दिया मैंने एक्स और वाई, इसको आप बोल दीजिए ओ, ए बोल दो। और ये ए बन गया भाई यहां पर। ये जो डिस्टेंस आ रही है बीच की अचर दूरी, इस अचर दूरी को अपन किससे, आर से दर्शाते हैं भाई यहां पर। इन दो बिंदुओं की बीच की दूरी, जो दो बिंदु अपने पास में ओ ए, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या आता है भाई अपने पास, कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 y माइनस y1 का होल स्क्वायर।
इन दो बिंदुओं की बीच की दूरी से अपन क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे भी। तो ये जैसे मालूम मैं बोलूं x1 y1, ये हो गया मेरा x2 y2 बन गया भाई यहां पर। तो मैं क्या लिखूंगा, x2 यानी x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये आपका रूट आ गया भाई। ये पूरी डिस्टेंस किसको दर्शा रही है भाई, रेडियस को दर्शा रही है, त्रिज्या को दर्शाती है भाई यहां पर। वापस देखिए, ये सेंटर है अपने पास, यहां पर कोई पॉइंट फिक्स है, स्थित है। इन दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी है ना, वो दूरी आर कहलाएगी। दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी का फॉर्मूला ये होता है भाई अपने पास। इस दूरी में ये वैल्यू पुट कर दे, ये दूरी किसको दर्शा रही है भाई, आर को दर्शाती है। तो मैं बराबर क्या कर दूं, आर लिख दूं भाई यहां पर, ये लीजिए आर लिख दूं। अब इसको अपन दोनों साइडों से वर्क कर दो, दोनों पक्षों का यदि वर्क करता हूं तो क्या करूंगा, क्या बन जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर बन जाएगा। यहां पर आप ये जो सेंटर है ना, केंद्र, इसको आप ना एच और के भी लिख सकते हो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ए और बी लिखिए, एच और के लिखिए, कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग बुकों में आपको अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा, तो आप इसमें भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई यहां पर। अब तो ये जो समीकरण बनती है ना, इस समीकरण बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा, वृत्त का मानक समीकरण बोलूंगा भाई यहां पर। अभी मैंने बताया क्या कि ए एक्स स्क्वायर 2h(x) प्लस बी वाई स्क्वायर 2g(x) और 2f(y) एंड प्लस सी, इसे बोलते हैं शंकु परिच्छेद बोलते हैं भाई इसको, यहां पर शंकु परिच्छेद बोलते हैं। अब यदि शंकु परिच्छेद में ए और बी की वैल्यू बराबर हो जाए, और ये जो एच है ये गुणांक तो बराबर हो, इस एच की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मेरा क्या बनेगा, सर्किल बनेगा। सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है, ये लीजिए यहां पर। अब यहां पर आने के बाद में जो व्रत है ना अपने पास, इस व्रत की चार तरह की समीकरण होती है। एक समीकरण कौन सी होगी आपकी, व्रत की मानक समीकरण होगी। एक दूसरी समीकरण क्या कहलाएगी, व्यापक समीकरण कहलाएगी भाई यहां पर। तीसरी समीकरण कहलाएगी डाइमेट्रिक, डाइमेट्रिक समीकरण कहलाएगी, डाइमेट्रिक इक्वेशन बोल दो। और चौथी समीकरण कहलाएगी प्राचालिक समीकरण, चालिक समीकरण। ये व्रत की चार टाइप की समीकरण होती है भाई, व्रत में चार टाइप की समीकरण होंगी आपके, चार तरह की अलग अलग समीकरण होंगी, चार तरह की अलग अलग समीकरण होंगी भाई यहां पर। ठीक है, तो दोबारा समझिए, मैं ये कर रहा हूं कि ये जो व्रत बन गया, इसमें ये दोनों वैल्यू बराबर हो, एच की वैल्यू 0 हो, तो ये वैल्यू 0 होने पर आपका सर्किल बनेगा, व्रत बनेगा। अब ये बनने के बाद क्या होता है कि इसमें चार तरह के समीकरण बने, कौन सी, एक तो मानक समीकरण बनेगा, एक बनेगा व्यापक समीकरण बनेगा, एक बनेगा आपका डायमेट्रिक इक्वेशन बनेगी, और एक बनेगा डायमेट्रिक, एक बोलेगा पैरामेट्रिक इक्वेशन बोल सकते हो, या पराचालिक समीकरण बोल सकते हो भाई यहां पर। ऐसे चार टाइप के समीकरण बनेंगे, चारों टाइप के समीकरण आपको अच्छे से तैयार करनी है, समझनी है। इन चारों टाइप में से किसी पर भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां पर अपन चारों के बारे में अलग अलग टॉपिक के बारे में इन पर डिस्कस करेंगे, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे अपन यहां पर। ठीक है, तो अब मैंने ये बताया कि यहां पर ये जो बीच की दूरी निकाली अपन ने, ये बीच की दूरी जिसको अपन आर बोलते हैं, त्रिज्या से दर्शाते हैं इसको, वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो यहां मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये जो समीकरण है ना, इस समीकरण आप क्या बोलेंगे, वृत्त का मानक समीकरण बोलते हैं, वृत्त का मानक समीकरण बोलते हैं भाई इसको। एक मिनट ठहरे, थोड़ा सा इसको ठीक कर दो, मैं इसको थोड़ा सा लिख दूं। इसको बोलें क्या, वृत्त का मानक समीकरण बोलते हैं, मानक समीकरण कहा जाता है भाई यहां पर। ये नीचे ये जो वाली समीकरण आती है, जिसमें ए क्या होगा, ए और बी क्या होगा, वृत्त का केंद्र का निर्देशांक होगा, और आर क्या होगी, उस वृत्त की त्रिज्या होगी। ये तीनों वैल्यू आर और केंद्र के निर्देशांक यदि मैं लिख दूंगा, इसमें वैल्यू पुट करूंगा, तो जो समीकरण बनेगी वो कहलाएगी वृत्त की मानक समीकरण, या स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल सकते हो यहां पर। यदि आप एच और के लेते हो तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर, और आर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो भैया, लीजिए। तो आपकी मानक समीकरण क्लियर हो गई। अब इस मानक समीकरण से बनाएंगे क्या, अपन बनाएंगे व्यापक समीकरण, बनाएंगे दूसरी वाली समीकरण पढ़ेंगे भाई यहां पर। शायद समझ में आ गया होगा, क्लियर है। आप इनको नोट करते जाइए, बार बार रिपीट करें ताकि आपको समझ में आए यहां पर।
ठीक है। अब देखिए अपन क्या करते हैं, इसकी मानक समीकरण बनाते हैं भाई। यहाँ पर देखिए मानक समीकरण अपन बनाते हैं इसकी व्यापक समीकरण। तो व्यापक समीकरण में क्या करते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं मैं यहां से। तो देखो इधर, अब यदि मैं इसको सोल्व करूं तो ये बन गया मेरे पास एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का, इसको पूरा ही कर दो एक सेकेंड, इसको लिख दिया मैंने क्या, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ax। इसको सोल्व करो, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2by और आर स्क्वायर बन गया भाई। यहां पर ये लीजिए इसका बन गया। अब इसको ऑर्डर में लिख दो, क्रम से लिख दो। मैं लिखूं यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर लिख दिया क्या, माइनस का 2ax माइनस 2by ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। ये बन गया भाई मेरे पास यहां पर। ये पूरी की पूरी वैल्यू, तीन वैल्यू अपने पास कांस्टेंट है, अचर पद है। यदि इन तीनों को ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को यदि सी के इक्वल मान लूं तो इन सब की जगह तो मैं क्या कर दूं, सी लिख दूं। तो मेरे पास क्या बन जाएगा भाई समीकरण, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में है भी ये, माइनस में क्या आ गया 2gx 2fy एंड प्लस का c इज इक्वल है 0। ये समीकरण मेरी क्या बन जाती है, ऐसी बन जाती है भाई यहां पर। अब अपने पास यदि ये जो माइनस का g है, इस माइनस जी को यदि मैं क्या बोलूं, इस 2g को यदि प्लस में बोल दूं, यहां पर माइनस जी ओ को g बोल दें और माइनस एफ को यदि प्लस का f बोल दें, यानी इसको माइनस वाले को प्लस में बोल दें यहां पर ऐसा, इसको यानी जो ये लिखा है 2g को क्या बोल दूं यहां पर, ये प्लस का g बोलूं, 2f को ये जो माइनस का f इसको f बोल दूं, तो मेरी समीकरण क्या बन जाएगी, मैं बोलूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx और 2fy प्लस सी इज इक्वल 0 बन गई। वापस एक बार और देखिए, थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूं यहां से। ये जो अपने पास में इक्वेशन बन रही है देखिए, इसको तो मैंने क्या बोल दिया, सी बोल दिया। सी बोलने के बाद मेरे पास ये समीकरण बन गई भाई यहां पर सी। अब ये जो माइनस का जी है, मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस का 2 ये प्लस का 2x, एक सेकेंड, 2x और माइनस जी लिख दिया अभी यहाँ पे। तो इस जी को यदि अपन ऐसा मान ले, मानना पड़ेगा आपको, इस जी को यदि माइनस को मैं प्लस बोल दूं, इस माइनस एफ को प्लस एफ बोल दूं, तो ये आपकी जो समीकरण बनेगी, इस समीकरण को मैं क्या बोलूंगा, इस समीकरण बोलूंगा वृत्त का व्यापक समीकरण कहा जाता है भाई यहां पर। इसे बोलेंगे वृत्त का व्यापक समीकरण कहेंगे। ये जो समीकरण है, ये समीकरण कहलाती है क्या, मानक समीकरण कहलाती है भी, मानक समीकरण कहलाती है। ये समीकरण कहलाती है अपने क्या, व्यापक समीकरण कहलाती है। इस समीकरण में क्या करते हैं, उस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक और उस त्रिज्या अपने पास वो आर रख करके समीकरण बनाई जाती है। इस समीकरण में क्या करेंगे, अपन वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो केंद्र के निर्देशांक का सूत्र क्या बन जाएगा, केंद्र का निर्देशांक बन जाएगा माइनस जी और माइनस का एफ बनता है भाई यहां पर, ये इसका एक फॉर्मूला बनता है भाई एक तरह से यहां पर। तो माइनस जी और माइनस का एफ, ये तो आ गया अपने पास क्या है, उस वृत्त का केंद्र। त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी त्रिज्या इज इक्वल क्या आएगी, रूट रूट यहां पर लिखूंगा जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। ये वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का अपने पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया भाई अपने पास वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का। अब यहां से बड़ा अलग अलग केस बनाते भाई यहां पर देखिए। सबसे पहले क्या होगा, देखिए वापस देख लीजिए, ये तो बन गया मानक समीकरण। इस मानक समीकरण को आगे सोल्व करेंगे, इसको सी बोल दिया, इस माइनस का जो जी है माइनस का एफ को यदि मैं प्लस में जी और मान लूं तो ये समीकरण बन जाएगी। इस समीकरण से मेरा क्या बन जाएगा, वृत्त का केंद्र का निर्देशांक, और इसमें जी और एफ के भी अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहां पर, उस समय देखेंगे इनके बेस्ड क्वेश्चन। इस जी और एफ और सी की, जी एफ और सी की वैल्यू लिख करके यहां से करें तो वृत्त की त्रिज्या आ जाती है भाई यहां पर, रेडियस आ जाएगी भाई यहां पर।
तो पहला केस क्या बनता है, देखिए यदि कोई भी वृत्त की समीकरण होगी, उस समीकरण में ए और बी की वैल्यू क्या होगी, समान होंगी। यहां पर इसको लिख सकते हो आप, क्या क्या लिख सकते हो कि हमेशा ए बराबर बी मिलेगा। यहां पर कोई भी समीकरण होगी, यहां पर ये वैल्यू सेम आएगी। जैसे मैं लिख दूं यहां पर क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y² प्लस 4x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल 0। ये वृत्त की समीकरण है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, कि यहां पर ये जो गुणांक है ना, ये गुणांक क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, इसलिए ये वृत्त की समीकरण नहीं होगी भाई। तो सबसे पहला केस क्या होगा, ये गुणांक क्या होना चाहिए, उनका सेम होना चाहिए। दूसरा, यदि अपने पास में ये जो g² f² माइनस सी, इसकी वैल्यू यदि 0 से बड़ी आ जाए, तो अपने पास क्या बनेगा, वास्तविक वृत्त बनेगा। वास्तविक वृत्त बनेगा, जिसको रियल सर्कल बोलते हैं भाई। और तीसरा केस, यदि g² f² माइनस सी बराबर 0 आ जाए, तो मैं क्या बोलूंगा, इसे बिंदु वृत्त बोलूंगा। बिंदु वृत्त होगा। g² माइनस एफ, g² प्लस f² और माइनस सी, बिंदु वृत्त, ये बिंदु वृत्त कहलाएगा भाई ऐसा। इसमें जो r की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और यदि इसमें इनका मान 0 से बढ़ाता है, तो इसको बोलूंगा मैं वास्तविक वृत्त बोलूंगा। चौथा केस क्या है इसका, यदि g² f² माइनस सी लेस देन 0 होगा, उसे क्या, काल्पनिक वृत्त होगा। जैसे मैं लिखूं क्या, एक समीकरण लिखता हूं, x² y² प्लस 1x 1y प्लस 4 इज इक्वल 0। यदि यहां से मैं इसमें g की और f के भी आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उस समय देखेंगे g f और c की वैल्यू यदि इसमें लिखूंगा, तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या आएगी, 0 से कम आएगी। ऐसे केस में ये समीकरण है ना, ये वृत्त के है, ये काल्पनिक इमेजनरी सर्किल कहलाएगा यहां पर। तो वापस देखें एक बार और, अपना जो कोनिक सेक्शन था, उस कोनिक सेक्शन में देखा था क्या, देखिए वापस से कोनिक सेक्शन में देखा था, इसकी जो समीकरण थी, उस समीकरण में था कि अपने पास जो भी कोई समीकरण होगी, ax² 2hxy प्लस by² एंड 2gx 2fy एंड प्लस सी होता है, तो ये वैल्यू 0 और a और b बराबर होगा, तो सर्किल कहलाएगा। फिर अपने पास जो वृत्त है, उसकी वृत्त की 4 समीकरण होते हैं। पहली समीकरण मानक समीकरण, दूसरी कहलाई क्या, व्यापक समीकरण, तीसरी क्या कहलाएगी, बोले देखें, डायमेट्रिक्स इक्वेशन कहलाएगी, जिसको बोलते हैं वृत्त के व्यास का समीकरण बोल सकते हैं। और चौथी कहलाएगी प्राचालिक समीकरण या पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं यहाँ पर। अब जो अपने पास ये डिस्टेंस फॉर्मूले से अपन ने ये जो वैल्यू निकाली, यहां से सेंटर से निकाली है, ये जो इक्वेशन बनेगी, इसे बोलते हैं क्या, वृत्त का मानक समीकरण कहते हैं। और इसको आगे यदि सोल्व करके करेंगे, तो ये जो समीकरण बनती है, इसे बोलूंगे क्या, वृत्त का व्यापक समीकरण बोलेंगे। इस व्यापक समीकरण से अपन आगे वैल्यू निकालेंगे, केंद्र के निर्देशांक निकालेंगे। केंद्र के निर्देशांक निकालें तो क्या आएगा, -g और माइनस का f होगा। त्रिज्या ज्ञात करने का ये सूत्र होगा। अब इसकी विशेषताएं क्या होंगी, कि हमेशा ये गुणांक इनके बराबर होने चाहिए। इनकी वैल्यू यदि 0 से बड़ी आती है, तो मैं वास्तविक वृत्त बोलूंगा। इनकी वैल्यू यदि 0 के बराबर आती है, तो बिंदु वृत्त बोलूंगा। और इनकी वैल्यू 0 से कम आती है, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, काल्पनिक वृत्त बोलूंगा भाई यहां पर। तो आज के सेशन में अपन इतना रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में अपन पढ़ेंगे क्या, डायमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे और पैरामेट्रिक इक्वेशन है, जिसको प्राचालिक समीकरण और वृत्त के व्यास का समीकरण आप नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। और फिर अपन क्या करेंगे, इन पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर लास्ट में आपको निवेदन कर रहा हूं कि देखिए, कुछ भी नहीं है, ज्यादा दबाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आप 11th और 12th क्लास के टॉपिक में 2D 3D अवकलन और समाकलन, ये वाले टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर लो, तो आपका 11th और 12th का पोर्शन बहुत ही बढ़िया कवर हो जाएगा यहाँ पर। और आपको साथ में और ये बता रहा हूँ कि जो अपन यहाँ क्लास हो रही है, आपको यदि आप मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स चाहिए, तो मैं आपको इनकी PDF भी आपको इनकी अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में अपन पढ़ेंगे क्या, डायमेट्रिक इक्वेशन और पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इन पे बेस्ड इक्वेशन सोल्व करेंगे। थैंक्स।